नमस्कार दोस्तों, आज बायोलॉजी क्लास में फिर दोबारा से हम एक बढ़िया टॉपिक लेके आए हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की संरचना के बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि डीएनए की संरचना क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डीएनए की। तो डीएनए एक जैविक अणु है जो कि काफ़ी बड़े आकार का होता है और मोस्टली जितनी भी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक प्रकार की सेल्स होती हैं उन सब के भविष्य का निर्धारण और कोशिका में होने वाली जितनी भी उपापचय क्रियाएं होती हैं उन सब का नियंत्रण केंद्र डीएनए के पास होता है। डीएनए की जो फंक्शनल यूनिट होती है उसे हम जीन के नाम से जानते हैं। तो यानी कि जीन डीएनए के रूप में भी हो सकता है और जीन आरएनए के रूप में भी हो सकता है। जितनी भी प्रकार की प्रोटीन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स आदि का संश्लेषण जो किया जाता है वो डीएनए के रेस्पेक्ट में ही किया जाता है। तो जैसे कि हम डीएनए की बात करें तो डीएनए की स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो डीएनए की स्ट्रक्चर कुछ कुंडलित सीढ़ी नुमा संरचना के रूप में दिखाई देती है, जिसमें दक्षिणावर्ती और वामावर्ती दोनों प्रकार का कुंडलन देखा जा सकता है। जैसे कि वॉटसन और क्रिक की बात करें जिन्होंने पहली बार डीएनए मॉडल को दिया था, जिनका ये कहना था कि मोस्टली यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर और मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर बी प्रकार का डीएनए मिलता है। बी प्रकार के डीएनए से तात्पर्य यह है कि ऐसे डीएनए जिनकी दो रज्जुकों के बीच की दूरी लगभग 20 एंगस्ट्रॉन होती है। तो बी डीएनए की सबसे मेन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी ये है कि इसमें 20 एंगस्ट्रॉन का डिस्टेंस इन दोनों के बीच में देखा जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बी प्रकार के डीएनए में एक कॉइल में 10 जोड़ी नाइट्रोजन क्षारकों की उपस्थिति होती है, जिनके बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉन होती है। तीसरी आइडेंटिटी ये है कि जब एक कुंडलन के बीच में 10 जोड़ी नाइट्रोजन क्षारक होते हैं तो एक कुंडलन में अगर एक जोड़ी नाइट्रोजन क्षारक के बीच की दूरी निकाली जाए तो वो लगभग 3.4 एंगस्ट्रॉन के आसपास आती है। यानी कि हम डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पे 34 एंगस्ट्रॉन का डिस्टेंस है, 10 बेस पेयर प्रेजेंट है, तो 10 से डिवाइड करने पर पता चलता है कि दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉन निकल के आती है। तो दो न्यूक्लियोटाइडों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है, जबकि एक कुंडलन में उपस्थित कुल मिलाकर के 10 नाइट्रोजन क्षारकों जो कि 34 एंगस्ट्रॉन के अंदर उपस्थित होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या है। तो डीएनए की फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो डीएनए की फुल फॉर्म आती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये फुल फॉर्म इसकी इसलिए रखी गई है क्योंकि इसमें पेंटोज शुगर, जिसे हम राइबोज शुगर के नाम से जानते हैं, उसके सेकेंड कार्बन से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की कमी होने के कारण इसको डीऑक्सीराइबोज शुगर यानी कि शर्करा कहा जाता है। तो डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर पाई जाती है, जिसमें 5 कार्बन होते हैं और पहले कार्बन से नाइट्रोजन क्षारक जुड़ता है, जबकि 5वें कार्बन से फॉस्फेट समूह जुड़ा रहता है। तो सीधी सी बात है कि डीऑक्सीराइबोज शर्करा के अंदर दूसरे कार्बन से ऑक्सीजन की कमी होने के कारण इसको डीऑक्सीराइबोज शुगर नाम दिया जाता है, इसलिए इसका नाम रखा गया था डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। लेकिन जब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की अगर आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले डीएनए को आइडेंटिफाई किया था फ्रेडरिक मिशर ने, और इन्होंने पहली बार मवाद कोशिकाएं जिन्हें हम बोलते हैं पस सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर को 1869 के आसपास इसको पहली बार आइडेंटिफाई किया गया है। डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल माना जाता है, क्योंकि ये पहली बार रोज़ेनेल्ड फ्रैंकलिन नामक महिला साइंटिस्ट के द्वारा पहली बार इसको आइडेंटिफाई किया गया था। तो इनको डिस्कवरी के नाम से भी जाना जाता है कि इन्होंने पहली बार डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया था। लेकिन जब डीएनए मॉडल की बात करते हैं तो डीएनए मॉडल पहली बार जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा दिया गया है, जो कि एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी इन्होंने द्वारा दी गई है कि डीएनए की जो आणविक संरचना होती है वो किस प्रकार होती है। और डीएनए की आणविक संरचना की इकाई को हम न्यूक्लियोटाइड के नाम से भी जानते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड और 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड्स उपस्थित होते हैं। अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो डीएनए की जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होती है उसकी इकाई को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, और न्यूक्लियोटाइड 3 प्रकार की इकाइयों से मिलकर के बनाता है। यानी कि इसमें 5 कार्बन डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं और एक फॉस्फेट समूह उपस्थित होता है, जो कि डीऑक्सीराइबोज शर्करा के 5वें कार्बन पर फॉस्फोरिलिक अम्ल के रूप में उपस्थित रहता है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो डीएनए की प्रॉपर्टी में जैसे कि हमने देखा कि ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है,
तो पहला पॉइंट तो अपना ये हो जाता है कि ये एक द्विकुंडलीय संरचना है। दूसरी बात करें कि तो डीएनए की जो दोनों रज्जुक होते हैं, ये दोनों रज्जुक एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि एक दूसरे के पूरक होते हैं, जिनमें एक की दिशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो दूसरी की दिशा 3 प्राइम टू 5 प्राइम रहती है। यानी कि 3 प्राइम सिरे पर OH समूह उपस्थित होता है और 5 प्राइम सिरे पर फॉस्फोरिलिक अम्ल समूह उपस्थित रहता है, जिसके कारण 5 प्राइम एंड पर पॉजिटिव चार्ज और OH पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ ईजिली आसानी से बाइंड कर पाते हैं। जैसे कि माना जाता है कि धरती पर जो सबसे पहला जो जैविक अणु आया था वो था अपना RNA। जैसे कि हम वायरस के अंदर देख सकते हैं, तो जितने भी अपने राइबो वायरस हैं उनके अंदर RNA उपस्थित होता है, लेकिन RNA की जो स्टेबिलिटी है काफ़ी कम होने के कारण प्रकृति में लगातार परिवर्तन होते रहे। धीरे धीरे RNA DNA के रूप में कन्वर्ट हो गया और यूरेसिल के स्थान पर थायमिन ने एडेनिन के साथ डबल हाइड्रोजन बना कर स्टेबिलिटी अचीव की। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि कोई भी जैविक अणु हो या कोई भी अजैविक अणु हो, प्रकृति में अपना स्थायित्व चाहता है, जिसकी वजह से RNA DNA में कन्वर्ट हुआ। तो वर्तमान में हम जितनी भी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल देखते हैं उनके अंदर हमको DNA दिखाई देता है, RNA दिखाई नहीं देता है, क्योंकि RNA की स्टेबिलिटी DNA के कंपेरिजन में कम होती है। लेकिन वही बात अगर हम tRNA के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो tRNA की स्ट्रक्चर क्लेवर लीफ मॉडल के अकॉर्डिंग डबल हेलिकल होती है। तो ये dsRNA होता है जिसमें यूरेसिल भी उपस्थित है और ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इसीलिए कोशिका द्रव में tRNA की मात्रा सबसे ज़्यादा 62% तक देखी जाती है, जबकि DNA की स्थायित्व tRNA की तुलना में कम होने के कारण RNA की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा नज़र आती है, वो भी tRNA के अंदर। पहली बार जो कृत्रिम रूप से संश्लेषित जो जीन था वो भी अपना tRNA था, जो कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था और PCR तकनीक का इसमें उपयोग किया गया था और ईस्ट कोशिका से इसको आइसोलेट किया गया था। अब बात करते हैं DNA की प्रॉपर्टी के बारे में। तो DNA की प्रॉपर्टी में अभी जैसे कि बताया था कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। दूसरी चीज़ ये, इसमें दोनों रज्जुक एक दूसरे के पूरक होते हैं और दोनों रज्जुकों के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होती है और एक कुंडलन में 10 जोड़ी नाइट्रोजन क्षारक उपस्थित होते हैं, जिसमें एडेनिन थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। चारगॉफ के अनुसार ये माना जाता है कि जितनी मात्रा प्यूरिन की DNA के अंदर होती है उतनी ही मात्रा पिरिमिडीन की भी पाई जाती है। यानी कि हम नाइट्रोजन क्षारकों को दो समूह में बांट सकते हैं, प्यूरिन तथा पिरिमिडीन। एडेनिन और ग्वानिन को प्यूरिन कहा जाता है, जबकि साइटोसिन और थायमिन को पिरिमिडीन कहा जाता है। तो एडेनिन थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके जुड़ा होता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके जुड़ा होता है और दोनों रज्जुक एक दूसरे के पूरक होते हैं, जिनमें एक की दिशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरे की दिशा 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक दूसरे के एंटी रहती है। DNA की जो अगर स्ट्रक्चरल यूनिट की अगर हम बात करें तो DNA की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड में डीऑक्सीराइबोस शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक और फॉस्फेट समूह मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अगर इसमें से फॉस्फेट समूह को हटा दिया जाए तो फॉस्फेट समूह को हटाने के बाद बाकी की ये दो संरचनाएं जो बनती हैं, डीऑक्सीराइबोस और नाइट्रोजन क्षारक, दोनों मिलकर के कहलाते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। तो कुल मिलाकर के DNA की संरचना में 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड्स और 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होते हैं। DNA की संरचना में एक इम्पोर्टेंट बात और कि जो 5 कार्बन शर्करा होती है, पेंटोस शुगर होती है, उसके पहले कार्बन से नाइट्रोजन क्षारक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना करके जुड़ता है, जबकि 5वें कार्बन से फॉस्फेट समूह फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। तो कुल मिलाकर के DNA की संरचना में 3 प्रकार के बॉन्ड देखे जा सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, सेकेंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और थर्ड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के कारण एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है। अगर DNA की डेफिनेशन की बात करें तो DNA की डेफिनेशन में सिंपल सी केवल एक ही लाइन आती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कॉल्ड द DNA। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन किसकी होगी? डीऑक्सीराइबोस शुगर वाले न्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या कहलाएगी? DNA कहलाएगी। RNA की भी सेम यही डेफिनेशन है, लेकिन अंतर ये आता है कि वहाँ पर डीऑक्सीराइबोस की जगह पर राइबोस शुगर का यूज़ किया जाता है। तो 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड्स और 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड इनके अंदर देखे जाते हैं। दोनों के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है, एक कुंडलन के बीच की दूरी। और ये जो कुंडलन है इसमें 10 जोड़ी नाइट्रोजन क्षारक उपस्थित होते हैं, तो एक के बीच की दूरी लगभग 3.5 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये था हमारे DNA के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी, संक्षिप्त जानकारी। DNA को और भी विस्तारित तरीके से हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे अगली
नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।